सबसे पहले मेंसुरेशन के चैप्टर में हम लोग कुछ करेंगे 2D शेप्स। ठीक है। अब 2D शेप्स में हमारे मेजॉरिटी जो शेप्स होते हैं ना, वो आपके होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? जिनकी 4 साइड होती हैं। अब हमारे लिए जरूरी है कि हम उन साइड्स को, उनके बारे में पता होना चाहिए, तभी हम आगे उनकी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो उसकी ना हमने कुछ प्रॉपर्टीज की थी, जो मैं तुम लोग को रिवाइज करने को बोला था। उसमें ये वाला आपका एक चार्ट था पूरा। इस चार्ट को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है। अगर किसी ने नहीं देखी है और उसको याद नहीं है, तो इस क्लास के बाद देख ले, भले उसकी मर्जी है। लेकिन ये चीजें इंपॉर्टेंट है। हम इसका थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से अभी भी देखेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज के बगैर हम लोग इस चीज को समझ नहीं सकते। तो देख लिया तो अच्छी बात है, अगर नोट्स बनाए हुए हैं उससे पढ़ लो, अच्छी बात है। और अगर नहीं का तो वीडियो लाजमी देख लेना। ठीक है। और वीडियो का नाम तुम्हें मिल जाएगा कोऑर्डिनेटर प्रॉपर्टीज के नाम से, उस पर तुम लोग देख लेना। अब सबसे पहली चीज, मेंसुरेशन के चैप्टर पे चलने से पहले यार, कुछ कीवर्ड्स होते हैं। ये कीवर्ड्स मैंने तुम लोग को पहले करवाए हुए हैं सर्कल प्रॉपर्टीज के चैप्टर में, लेकिन आज हम लोग इसको एक दफा फिर से देख रहे हैं। देखो, पहला कीवर्ड होता है इक्वी डिस्टेंट। ठीक है। इक्वी डिस्टेंट का क्या मतलब होता है कि इक्वल डिस्टेंस, यानी अगर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और फॉर एग्जांपल ये सेंटर में एक पॉइंट सी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए से लेके सी तक और बी से लेके सी तक इक्वल डिस्टेंस है। यानी ए सी और बी सी इक्वल डिस्टेंट है। ठीक है। ये होता है आपका इक्वल डिस्टेंट। फिर आपका होता है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट क्या होता है? यार फॉर एग्जांपल एक एंगल है, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन जा रही है। तो इस लाइन को नाम दे देते हैं सी बी। तो ये लाइन बीसी, हम ये कह सकते हैं कि लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, यानी इस एंगल को हाफ में डिवाइड कर रही है। यानी अगर ये पूरा एंगल लेट से 60 है, तो ये 30 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। ठीक है। फिर आपका आता है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, ये जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं इसको हम इंटरसेक्ट कहते हैं। फिर आपका आता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? देखो, अगर एक लाइन दूसरी लाइन से इस तरीके में मिले कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो हम ये कहते हैं कि ये लाइन हमारी परपेंडिकुलर है। ठीक है। और फिर हमारे होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको हम 3 दफा कर चुके हैं। एक दफा ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा था, एक दफा सर्कल प्रॉपर्टीज में देखा था, और एक दफा आज देख रहे हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? एक लाइन दूसरी लाइन से इस तरीके में मिले कि 90 डिग्री के एंगल के साथ साथ वो पूरी नीचे वाली लाइन को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे। यानी अगर ये पूरी लाइन 8 है, तो ये 4 हो जाए और ये 4 हो जाए। ये होता है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये वाले कीवर्ड्स हमें पास पेपर में मिलेंगे। तो जब हम पास पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, तो हमें इन वर्डिंग्स की मीनिंग आनी चाहिए। अब आ जाओ असल बात पर। देखो, मेंसुरेशन में ना दो चीजें पढ़ते हैं हम एक पढ़ते हैं 2D शेप्स, ठीक है, और एक पढ़ते हैं हम 3D शेप्स। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ करेंगे 2D शेप्स, जितने भी हैं हमारे। आपका स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल, ट्राइंगल, हर चीज करेंगे। ठीक है। अच्छा, 2D शेप्स में दो चीजें होती हैं। या तो 2D शेप का आपसे एरिया पूछा जा सकता है, ठीक है, या आपसे पेरीमीटर पूछा जा सकता है। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर यार देखो, अगर आपका एक शेप है, मैं ऐसे ही एक रैंडम शेप बना रहा हूँ, ये एक शेप है, अगर इसका पेरीमीटर निकाल लें, पेरीमीटर में होता है मतलब बाउंड्री लाइन। ये बाउंड्री लाइन जो है ना, इन सबको अगर हम प्लस कर दें, ये फॉर एग्जांपल ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, तो ये 2, ये 2, ये 4, ये 2 और ये 4, इन सबको प्लस करोगे ना, तो तुम्हारे पास इसका क्या आ जाएगा? पेरीमीटर। और पेरीमीटर को वैसे हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा सम होता है सारी आउटर साइड्स का। यानी अगर लेट से एक हमारे पास इस तरह का शेप है, ठीक है, और एक ये शेप के अंदर एक लाइन जा रही है और हमने इस शेप का पेरीमीटर निकालना है। तो फॉर एग्जांपल ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, और ये सी है। तो हम लोग पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? हम इस ए को, इस बी को और इस बी को प्लस करेंगे। ये सी इंक्लूड नहीं करेंगे। हम लोग बेसिकली आउटर साइड्स पे रहते हैं अगर पेरीमीटर निकालना हो। फिर एरिया। अब देखो, एरिया का आपको ना फॉर्मूला एक यूनिवर्सल याद करना है। पेरीमीटर के हमें फॉर्मूले याद नहीं करने होते। पेरीमीटर हम कॉमन सेंस से हर शेप का करेंगे, इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं होती। एरिया का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला पक्का पक्का याद करना है। यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है? देखो, यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 मल्टीप्लाई बाय
ब्रैकेट में साइड ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी इसको हम इस तरह पढ़ते हैं, हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब ये ए और बी क्या है, देखो हम लोग जो शेप्स पढ़ेंगे ना अभी। अच्छा एक चीज, ये जो भी मैंने तुम लोग को ये फॉर्मूला बताया, ये अभी सिर्फ और सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है, ये क्वाड्रिलेटरल्स पे एप्लीकेबल है, यानी वो शेप्स जिनकी चार साइडें होंगी। ये बाकी इसके किसी पे नहीं लगाना, ना ये ट्राइंगल पे लगेगा, ना ये आपका सर्कल पे लगेगा, ये सिर्फ क्वाड्रिलेटरल का है। अब क्वाड्रिलेटरल में ए और बी क्या है, ए और बी बेसिकली आपकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं जो पैरेलल। कोई भी दो पैरेलल साइड लो और उसको आपस में प्लस कर दो, तो ये आपका ए और बी होता है। अच्छा ये एच क्या है, ये एच आपकी हाइट है। हाइट किस चीज को बोलते हैं हम, हाइट हमारी वो चीज होती है कि लेट से हमारा ये एक इस तरह का शेप है, ठीक है, मैंने रैंडम शेप बनाया है और ये आपका 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री की साथ वाली जो साइड होती है ना, ये आपकी क्या होगी, हाइट होगी। अब वो ये भी हाइट हो सकती है, ये भी हाइट हो सकती है, अभी हम इस पे बात नहीं कर रहे, हम इस पे थोड़ा आगे जाके बात करेंगे। अच्छा ठीक है, तो ये आपकी हाइट होती है। ये हमारा फॉर्मूला जो है ना एरिया निकालने का, ये किसी भी कोऑर्डिनेटर पे लगा लो, ये आपका उसको एरिया निकाल के बता देगा। ठीक है, अब कुछ टर्म्स हैं, जैसे पहली होती है लेंथ। हम लोग लेंथ को पूरे मेंसुरेशन के चैप्टर में एल से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हाइट, हाइट को हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे, और नीचे वही बेसिकली हाइट की डेफिनेशन लिखी है मैंने कि 90 डिग्री डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, अभी हमने इससे बात कर ली है। और बेस को हम लोग रेफर करेंगे बी से। ये तीन टर्म्स हैं, एक एल है, एक बी है और एक एच है। लेंथ और बेस ये आपकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन हाइट पे आपकी रिस्ट्रिक्शन है, हाइट आपकी वही होगी जो 90 डिग्री डिस्टेंस हो आपका दो पैरेलल लाइन के बीच में। अभी हम इस सेंटेंस पे आगे चल के बात करते हैं ताकि हमें ज्यादा बेहतर समझ आए। अब आ जाओ हमारे शेप्स पे। देखो हम लोग सबसे पहला जो शेप करने जा रहे हैं वो होता है आपका स्क्वायर। हम लोग हर शेप का पहले एरिया निकालेंगे और फिर हर शेप का हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे। इस पे आने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग थोड़ी सी देख लेते हैं। देखो स्क्वायर आपका ऐसा शेप है जिसकी चारों लेंथ इक्वल होती है। अगर एक लेंथ एल है, दूसरी लेंथ भी एल है, तीसरी लेंथ भी एल है और चौथी लेंथ भी एल है। हम लोग इस चीज को ये बार्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बार्स का मतलब होता है कि जो लेंथ एक है वही सबकी लेंथ है। ठीक है, फिर स्क्वायर में कॉर्नर पे जो एंगल बन रहे होते हैं वो हमारे होते हैं 90 डिग्री के, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, और फिर एक चीज कि अगर हम स्क्वायर के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक लाइन बनाए और एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक लाइन बनाए, ये जो हमने सेंटर में लाइन बनाई है ना, ये आपका क्या होता है, डायगनल। और डायगनल ये काम करता है कि ये जो पूरा एंगल 90 डिग्री का है ना, ये इसको हाफ में डिवाइड कर देगा, यानी ये 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा। ये हर एंगल के साथ होगा, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45 और ये भी 45। अच्छा फिर एक और चीज, ये सेंटर पे आपके 90 डिग्री के एंगल बन रहे होते हैं चारों साइड पे, और एक डायगनल दूसरे डायगनल का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब है, एक लाइन दूसरी लाइन को इस तरीके से कट करे कि 90 डिग्री का एंगल भी बनाए और साथ में इस नीचे वाली लाइन को दो हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे। यानी अगर ये एक्स है तो ये साइड भी एक्स होगी, अगर ये साइड एक्स है तो ये साइड भी एक्स होगी। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी स्क्वायर की जो हमें मालूम होना जरूरी है। अब आ जाओ इसके एरिया पे। देखो हम लोग अपना यूनिवर्सल फॉर्मूला यूज करते हुए स्क्वायर का एरिया ढूंढेंगे। हमारी साइड्स गिवन है, एक साइड गिवन है एल, तो इसका मतलब है बाकी सारी साइड भी कितनी होंगी, एल होगी। एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया का फॉर्मूला हमारा होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय हाइट। अच्छा जी, यार मुझे बताओ स्क्वायर में आपकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ऐसा ही है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो हमारी पैरेलल साइड्स हो ना, वो हमारी क्या होती है, ए और बी। तो बेसिकली ये एल जो है इसको हम लोग किससे रेफर कर सकते हैं, ए से।
इस एल को हम लोग किससे रेफर कर सकते हैं, ए से। तो एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस एल मल्टीप्लाई बाय। अच्छा, हाइट की क्या वैल्यू है, हाइट को हम क्या कहते हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच में आपका 90 डिग्री का डिस्टेंस। हमने पैरेलल लाइन कौन सी यूज की है, एक ये यूज की है और एक ये यूज की है। इसके बीच में जो 90 डिग्री का डिस्टेंस है ये हमारी हाइट होती है, और ये भी हमारे पास कितनी गिवन है, एल। तो मल्टीप्लाई बाय एल हो जाएगा। इस एल को हम लोग हाइट से रेफर कर सकते हैं, एच से रेफर कर सकते हैं। इसको सॉल्व करो तो ए इज इक्वल टू 1/2 एल प्लस एल आपका होता है 2L मल्टीप्लाई बाय एल। ये 2 से 2 कैंसिल, एट दी एंड आपके पास बच क्या रहा है, एल मल्टीप्लाई बाय एल। और सेम वेरिएबल जब दो दफा मल्टीप्लाई होते हैं तो उसकी पावर चेंज होकर क्या बन जाती है, एल स्क्वायर। ये बेसिकली हमारा फॉर्मूला है स्क्वायर का। ठीक है, एक मिनट, स्क्वायर क्यों नहीं बन रहा, सॉरी रेक्टेंगल क्यों नहीं बन रहा, हाँ ये हमारा फॉर्मूला है स्क्वायर के एरिया निकालने का। यानी ये जो ऊपर मैंने काम किया है ना, ये सिर्फ तुम लोगों को ये प्रूफ करने के लिए किया है कि ये फॉर्मूला जो है ये हमारा बना कैसे। हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का क्वाड्रिलेटरल्स का, वो क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी यानी सम ऑफ ऑपोजिट पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। उसमें तुम लोगों ने देखा कि हमने जब वैल्यूज पूरी इनपुट की तो एट द एंड हमारे स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या बन गया, एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर। आसान लफ्जों में तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री की नेबरिंग साइड्स, ये 90 डिग्री है ना, इसकी नेबरिंग साइड्स को मल्टीप्लाई कर देना है। यानी इस एल को और इस एल को, अगर तुम ये 90 डिग्री ले रहे हो तो इसकी नेबरिंग साइड्स को यानी इस एल को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला बनता है, एरिया का। ठीक है, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मैंने तुम लोगों को क्या बोला था कि हमारी आउटर साइड्स की अगर सारी वैल्यूज को प्लस कर दो तो हमारा पेरीमीटर आ जाता है। तो स्क्वायर की आउटर साइड्स क्या है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और सारी साइड्स की वैल्यू क्या है, एल। तो अगर हमने पेरीमीटर निकालना है तो एल को 4 दफा ऐड करना पड़ेगा, ऐसा ही है। और एल को जब 4 दफा ऐड करते हो तो आंसर क्या आ जाता है, 4L। ये सीधा सीधा हमारा इसका आंसर आ जाएगा। एक दफा फिर से बोल रहा हूँ, पेरीमीटर के फॉर्मूलों को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एरियाज के फॉर्मूले याद करने हैं, और अगर ये इंडिविजुअल एरिया के फॉर्मूले याद नहीं हो रहे ना तो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला याद कर लेना और अपने हिसाब से उसमें वैल्यूज इनपुट कर लेना, तुम्हारा आंसर एट द एंड वही आ रहा होगा। पेरीमीटर में असल में होता ही है, तुम लोग याद तो कर लो कोई मसला नहीं है, और बहुत से लोगों को याद होता भी है ये, लेकिन पेपर में ना वो यार सीधा इस तरह का स्क्वायर देगा नहीं, वो इसके साथ कुछ और शेप जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो ट्राइंगल जोड़ दे और तुमसे बोले कि अब इस पूरे शेप का पेरीमीटर बताओ, तो पेरीमीटर में अब कौन सी साइड आएगी, एक ही आएगी, एक ही आएगी, एक ही आएगी, और ट्राइंगल की दो साइड्स आएंगी, ये बीच वाली तो हट गई ना। अब तुम क्या करोगे, तुमने अगर फॉर्मूला याद किया होगा, ये हो सकता है कि पहले इन चारों साइड को प्लस कर लो और फिर ट्राइंगल की इन साइड को प्लस कर लो, तो वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जब ट्राइंगल ऊपर अटैच हुआ ना तो ये नीचे वाली साइड इनर पे आ गई है, पहले आउटर साइड थी, लेकिन ट्राइंगल जब उसके ऊपर रखा तो वो नीचे दब गई और ये वाली वैल्यू हमने इंक्लूड नहीं करनी थी। ये होता है, इस वजह से कभी ये रिकमेंडेड नहीं होता कि पेरीमीटर के फॉर्मूलों को बैठ के याद करो। अच्छा जी, आगे आ जाओ। अब हमारा शेप है रेक्टेंगल, इसका भी एरिया निकालना है, इसका भी पेरीमीटर निकालना है। हम लोग हमेशा की ना पहले इसकी प्रॉपर्टीज पे थोड़ी बात करते हैं। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी ये एल और ये एल, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी। ठीक है, और ये आपकी क्या होती है, ये आपकी पैरेलल भी होती है। अच्छा, इसके अलावा ये भी और ये भी आपका इक्वल होगा, और ये भी आपकी क्या होती है, पैरेलल। ये तो बात हो गई साइड्स की। इसके कॉर्नर में भी आपके 90 डिग्री के एंगल बन रहे होते हैं। एक और चीज, अगर हम यहाँ पे डायगनल बनाए, एक डायगनल यू बनाए, एक डायगनल यू बनाए, जैसे स्क्वायर में हमारा 90 डिग्री हाफ में डिवाइड हो जाता था ना, ये चीज रेक्टेंगल में नहीं करना। रेक्टेंगल में ये 90 डिग्री हाफ में डिवाइड नहीं होते, इसकी हम वैल्यू ऐसे नहीं बता सकते। फिर यहाँ पे हमारे 90 डिग्री नहीं बन रहे होते, ये गलती भी नहीं करना। लेकिन एक चीज होती है, ये जो आपकी दोनों डायगोनल्स की इंटरसेक्शन हो रही है ना इस पॉइंट पे,
ये एग्जैक्टली हाफ पे होती है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू अगर x है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू अगर x है, तो ये वाली भी वैल्यू कितनी हो जाती है, ये वाली वैल्यू भी x हो जाती है। यानी इस पूरी लाइन की जो भी लेंथ होगी वो हाफ में डिवाइड हो जाएगी। और इसी तरह अगर ये x है तो ये भी x हो जाती है। ये पूरी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हमने बात कर ली इससे। अब आ जाओ इसके एरिया पे। हम लोग अगेन यूनिवर्सल फॉर्मूला लगाएंगे अपना। यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यार सबसे पहले तो 1/2 एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी की जगह कौन सी वैल्यू रखें। हम ये बोलते हैं ए और बी हमारी वो वैल्यू होती है जो साइड पैरेलल हो। तो देखो साइड ये भी पैरेलल है, साइड ये भी पैरेलल है, और ये भी पैरेलल है, और ये भी पैरेलल है। दो पेयर है ना पैरेलल साइड्स के, कोई भी एक पिक कर लो। मैं ये वाला पिक कर रहा हूँ, एक ये और एक ये। तो ये साइड भी एल है, ये साइड भी एल है। तो हम लोग इसको रेफर कर सकते हैं को, एक को ए से, एक को बी से। तो ये आपका हो जाएगा एल प्लस एल मल्टीप्लाई कर हाइट क्या होती है, दो पैरेलल साइड के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस। यानी अगर ये साइड हमने पैरेलल ली है ना ये दोनों, तो इसके बीच में जो 90 डिग्री का डिस्टेंस है ये आपकी हाइट होगी। यानी ये बेस की जो वैल्यू है ना, ये आपकी क्या होगी, ये आपकी हाइट होगी। तो मल्टीप्लाई बाय बी। अब देखो इधर आओ, एक मिनट में इसको सही कर लूँ। हाँ, तो 1/2 एज इट इज आया। एल प्लस एल आपका हो गया होगा 2l मल्टीप्लाई बाय बेस। ये 2 से 2 कैंसिल, तो एट दी एंड आपका एरिया में बच क्या रहे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ये आपका रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला है। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला। आसान लफ्जों में रेक्टेंगल जब भी है 90 डिग्री की जो एंगल बन रहा होगा ना, उसकी नेबरिंग साइड्स को मल्टीप्लाई कर देना। यानी बी को और, सॉरी ये बेस लिखा हुआ है, हाँ, बेस को और लेंथ को मल्टीप्लाई कर देना। अगर ये 90 डिग्री ले रहे हो तो इसकी नेबरिंग साइड्स कौन सी बनेंगी, बेस और लेंथ। एरिया में ना एक बड़ा आसान सा शॉर्टकट होता है। कुछ शेप्स में, क्वाड्रिलेटरल के शेप्स में, आपने सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री की नेबरिंग साइड्स को मल्टीप्लाई करना होता है। स्क्वायर में भी देखो हमने 90 डिग्री की नेबरिंग साइड्स को मल्टीप्लाई किया, रेक्टेंगल में भी हमने 90 डिग्री की नेबरिंग साइड्स को मल्टीप्लाई किया। अच्छा अब बात करते हैं इसकी पेरीमीटर की। बाउंड्री लाइन की बात हो रही है, या बाउंड्री लाइन की बात हो रही है, तो हमने अब देखना है, एक ये बाउंड्री लाइन है, एक ये बाउंड्री लाइन है, एक ये बाउंड्री लाइन है, और एक ये बाउंड्री लाइन है। तो हम इन सबको प्लस कर देंगे। क्या क्या वैल्यूज आई हमारी पेरीमीटर में, पहली आ रही है एल, फिर आ रही है एक एल, देखो मैंने ये दो साइड्स ली हैं, एक ये वाली एल और एक ये वाली एल। फिर इसमें कौन सी आएगी, एक बी आएगी और एक बी आएगी। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू एल प्लस एल कितना होता है, 2l प्लस बी प्लस बी कितना होता है, 2b। देखो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है ना, तो कॉमन ले लो, 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है पेरीमीटर का, किसके, रेक्टेंगल का। लेकिन अगेन याद करने की इसको जरूरत नहीं है, ये तुम लोग खुद कॉमन सेंसेस को सॉल्व करना। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री साइड्स। तो बाउंड्री लाइन एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक बी ये है, एक बी ये है, एक एल ये है, एक एल ये है। इन सबको प्लस कर देना, ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाओ। अब हमारा आता है पैरेललोग्राम। अब देखो पैरेललोग्राम क्या है, ये ना रेक्टेंगल को सिर्फ थोड़ा सा टिल्ट किया हुआ है। टिल्ट करने का क्या मतलब है यार, इस पैरेललोग्राम में ना एक रेक्टेंगल छुपा हुआ है, पता है कैसे, मैं तुम लोगों को बना के दिखाता हूँ। ये इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से एक नीचे तक लाइन बनाओ, इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से एक ऊपर तक लाइन बनाओ। तो ये कितना बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री होगा। तो देखो ये तुम्हारा ये शेप क्या है अंदर वाला, ये तुम्हारा एक शेप रेक्टेंगल है, और इसी रेक्टेंगल को बस थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है, तो वो आपका क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। आसान लफ्जों में जो प्रॉपर्टीज हमारी रेक्टेंगल की है ना, वही पैरेललोग्राम की है। देखो अभी मैं एक मिनट ये हटा रहा हूँ ताकि पहले हम लोग प्रॉपर्टीज कर लें।
उसमें क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आपकी इक्वल होती हैं। कोई मिट हो गया, हाँ, ऑपोजिट साइड्स आपकी इक्वल होती हैं, यानी अगर ये पूरी एल है तो ये पूरी भी कितनी होगी, ये पूरी भी आपकी एल होगी। और ये आपकी क्या होती है, ये आपकी पैरेलल होती है, ये चीज ना भूलना, ये भी पैरेलल होगी, ये भी पैरेलल होगी। और इसी तरह ये वाला बी और ये वाला बी, ये भी आपका पैरेलल होता है और ये भी इक्वल होता है। रेक्टेंगल में जैसे ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती थी, इसी तरह पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अच्छा, इसमें अगर डायगोनल बनाए, ये डायगोनल बनाया और ये डायगोनल बनाया, जैसे रेक्टेंगल में ये कॉर्नर वाले एंगल हाफ में डिवाइड नहीं होते थे ना, इसी तरह इसमें भी नहीं होंगे, हाफ में डिवाइड नहीं कर देना, क्योंकि पैरेललोग्राम में ये चीज नहीं होती। और इसी तरह जैसे रेक्टेंगल में सेंटर में 90 डिग्री के एंगल्स नहीं बन रहे थे, इसी तरह यहाँ पे भी नहीं बनते। लेकिन एक चीज कॉमन है, वो ये कि अगर ये वाली लाइन पूरी एक्स है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी आपकी लाइन कितनी होगी, ये भी आपकी एक्स होगी। और ये भी अगर हमारी एक्स है तो ये भी एक्स होगी। इन शॉर्ट, जो हमारे डायगनल्स होते हैं ना, ये किसी भी फोर साइडेड शेप में चले जाओ जो हम पढ़ रहे हैं अभी, उसमें आपके डायगनल की लेंथ इक्वल होती है और हाफ में हमेशा डिवाइड होता ही होता है। यानी ये वाली लेंथ अगर पूरी एक्स थी तो देखो ये वाली पूरी लेंथ एक्स हो गई, और ये वाली पूरी लाइन अगर एक्स थी तो ये वाली पूरी लाइन एक्स हो गई। ये किसी भी शेप में चले जाओ कोऑर्डिनेटर के जो हम पढ़ रहे हैं, उन सब में ये आपकी डायगोनल की लेंथ हाफ में डिवाइड होती है। ये तो खैर थी इसकी प्रॉपर्टीज। अब आ जाओ एरिया। अगेन यूनिवर्सल फॉर्मूला लगाएंगे हम। यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है हमारा एरिया का, 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय हाइट। अच्छा, चलो एक काम करते हैं, एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए और बी की वैल्यू। ए और बी हमारे क्या होते हैं, ऑपोजिट पैरेलल लाइंस। तो देखो एक पैरेलल लाइन का पेयर ये था और एक ये था, अब हम इसमें से कौन सी पिक करें, ये असल सवाल है, क्योंकि एक ये भी है और एक ये भी है। तो देखो जब तक यहाँ पे हमारे पास हाइट नहीं दी हुई होगी ना, जब तक हमारे पास हाइट नहीं गिवन होगी, हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। देखो, अब कुछ लोग होंगे कि हाइट तो दी हुई है, ये बेस 20 लिखी हुई है, ये हाइट नहीं है। हाइट क्या होती है, दो अगर आपकी पैरेलल लाइन हो तो उसके बीच में 90 डिग्री के डिस्टेंस को हाइट कहते हैं। यहाँ तो 90 डिग्री का एंगल बन ही नहीं रहा ना, तो यहाँ पे हाइट भी नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे हाइट बना लें, ये ग्रीन कलर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की और ये इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब मुझे बताओ, ये लाइन पैरेलल थी, ये लाइन पैरेलल थी, और ये वाली लाइन आपकी दो पैरेलल लाइन के बीच में 90 डिग्री का डिस्टेंस है। तो ये वाली जो होगी ना, ये ग्रीन लाइन, ये आपकी हाइट है। ये बेस आपकी हाइट नहीं है, इसको हाइट नहीं बोल देना, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही थी। तो अब हमने अगर ये दो पैरेलल लाइन ली हैं तो इसमें एक एल को नाम दे दो ए का, एक एल को नाम दे दो बी का। तो ये भी आपकी एल प्लस एल हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय हाइट की वैल्यू एच ही लिखी है मैंने यहाँ पे। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस एल आपका होता है 2L और मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 2 से 2 कैंसिल, तो एरिया आपका क्या आ गया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इन शॉर्ट इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू LH। ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला बनता है किसका, पैरेललोग्राम का। अब अगर यहाँ पे भी तुम नोट करो तो फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला हमारा रेक्टेंगल वाले ही है। बस उसमें क्या था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय बेस थी। यहाँ बेस की जगह हम पता है क्या लिख सकते थे, हाइट भी लिख सकते थे, क्योंकि हमने यहाँ हाइट की जगह ही बेस लिखा था। फॉर्मूला जो है ना, हमारा एरिया का सबका सेम ही है, बस फर्क आता है हाइट की वजह से। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग नेबरिंग साइड्स ये वाली मल्टीप्लाई कर देते, इस बेस को और इस एल को, इस लेंथ को, तो आंसर गलत आता है, क्योंकि ये हमारी हाइट नहीं थी। मैंने तुम लोगों को क्या बोला कि 90 डिग्री की नेबरिंग साइड्स, ये 90 डिग्री है ना, इसकी नेबरिंग साइड्स कौन सी हैं, एक एल है और एक ये एच है। इसको मल्टीप्लाई कर देते तो इसका एरिया आ जाता। ये छोटा सा है कि बस 90 डिग्री जहां पे भी हो उसकी नेबरिंग साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा एरिया इसका आसानी से आ जाता है। अब आ जाओ इसके पेरीमीटर पे। वैसे तो इसका पेरीमीटर कभी पूछते नहीं है,
ठीक है। इस तरह के शेप्स का पेरीमीटर नहीं पूछते, पेरीमीटर हमसे पूछते हैं स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, या इसी तरह कोई और जो रैंडम शेप्स होते हैं उसका पूछते हैं। लेकिन हमें फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, ये भी हमारा गोल है। तो पेरीमीटर का क्या मतलब होता है? बाउंड्री लाइन। तो अंदर वाली सारी वैल्यूज को तो हटा दो, बाहर कौन कौन सी वैल्यूज है? एक एल ये है, एक एल ये है, एक बी ये है, और एक बी ये है। तो ये आपका फॉर्मूला क्या बनेगा पेरीमीटर का? एल प्लस एल मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, प्लस बी प्लस बी। पेरीमीटर का फॉर्मूला बना एल प्लस एल, टू एल, बी प्लस बी आपका बना टू बी। अगेन दोनों में टू कॉमन आ रहे हैं, तो टू कॉमन ले लो, ब्रैकेट में एल प्लस बी आ जाएगा। ये पेरीमीटर आ गया यहाँ का। ठीक है, इसी तरह अगले शेप पे आ जाओ। अब अगला शेप हमारा है रोम्बस। रोम्बस क्या है? रोम्बस भी सिमिलर है स्क्वायर की तरह। यहाँ पे एक स्क्वायर होता है छुपा हुआ, तुम लोगों को बना के दिखाते हैं। ये आपका, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन इधर बनाई, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन इधर बनाई। यार दिखने में कोई स्क्वायर नहीं लग रहा, बेसिकली स्क्वायर ही है, इसको भी स्क्वायर समझ लो। तो रोम्बस भी ना आपका स्क्वायर ही है। फर्क क्या है? स्क्वायर आपका एक जगह सीधा खड़ा हुआ होता है, रोम्बस आपका थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। तो होता क्या है इसमें देखो, जैसे स्क्वायर की सारी लेंथ इक्वल होती है, इसी तरह रोम्बस की भी सारी लेंथ इक्वल होती है, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बार्स से। ठीक है, ये बार्स का मतलब होता है इक्वल लेंथ। अच्छा, यार स्क्वायर में ना कॉर्नर पे 90 डिग्री बनता है, लेकिन यहाँ नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि सीधी बात है यार, थोड़ा टिल्ट हुआ हुआ है, तो 90 डिग्री तो नहीं हो सकता ना। हमारी लाइन दो स्ट्रेट होती है तो 90 डिग्री का बनता है। लेकिन अगर यहाँ पे डायगनल्स हो, एक डायगनल ये, एक डायगनल ये, तो ये पूरा एंगल अगर आपका एक्स है, ये पूरा अगर एंगल आपका एक्स है, तो ये डायगनल इसको हाफ में डिवाइड कर देता है। बल्कि एक्स नहीं, एक्स से तो हम साइड रेफर करते हैं, इस पूरे एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर ये पूरा एंगल थीटा है, तो ये एंगल हमारा हाफ में डिवाइड हो जाता है, यानी ये थीटा डिवाइड बाय टू हो जाएगा, और ये थीटा डिवाइडेड बाय टू हो जाएगा। अच्छा, जैसे हर शेप में डायगनल्स हमारे परपेंडिकुलर, जैसे हर शेप में हमारे एंगल्स डायगनल्स जो होते हैं वो हाफ में डिवाइड कर रहे होते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी है। यहाँ पे हमारा ये, अगर आपका एक्स है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन भी कितनी होगी? ये भी एक्स होगी। और सेम इसी डायगोनल के लिए, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन एक्स है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन भी कितनी होगी? एक्स। और जैसे स्क्वायर में सेंटर में आपके क्या बन रहे होते हैं? 90 डिग्री। इसी तरह यहाँ पे भी आपके सेंटर में बन रहे होते हैं 90 डिग्री। अच्छा, एक चीज, इसको हम क्या कह सकते हैं? इन लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइन इस तरीके से आ रही है कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और नीचे वाली लाइन को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही है। तो ये था हमारा रोम्बस। ठीक है, अब आ जाओ इसके एरिया के फॉर्मूले पे। एरिया का फॉर्मूला क्या है? हम लोग यूनिवर्सल फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय हाइट। वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, आ जाओ इधर, ए प्लस बी लेनी है। यार इसमें पैरेलल लाइन ना ऑपोजिट होती है, एक ये होगी, मैंने मार्क नहीं की पहले, सॉरी, एक ये होगी, एक ये होगी, और एक ये होगी, एक ये होगी। एक पेयर ये है हमारा पैरेलल लाइन का, ठीक है, और एक पेयर हमारा ये है पैरेलल लाइन का। अब हम इसमें से कौन सी लें? ये एल और ये एल लें, या ये एल और ये एल लें? बोलने में सेम है, और वैसे तो इसमें मैटर भी नहीं करता, लेकिन अभी हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो ये कैसे डिसाइड करें? यार यहाँ पे तो हाइट है ही नहीं। अब हाइट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी लाइन दूसरी लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही। इसका मतलब है कि अभी हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारी ए और बी की कौन सी लाइन लेनी है। तो देखो, हमेशा ना इस तरह की एक लाइन होगी नीचे जो जा रही होगी, और वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब ये स्क्वायर के रोम्बस के अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, वो मैटर नहीं करती। लेकिन अब देखो, ये वाली लाइन जो है ना, ये आपकी एक पैरेलल लाइन है, ये आपकी एक पैरेलल लाइन है, और ये वाली लाइन आपका दो पैरेलल लाइन के बीच में 90 डिग्री का डिस्टेंस बता रही है। तो ये ग्रीन लाइन जो होगी ना आपकी, ये आपकी हाइट होगी। ठीक है,
तो ये वाली हमारी हाइट होगी। अब हाइट हमने ये ली है ना, एक मिनट क्या हो गया, तो पैरेलल लाइन कौन सी है हमारी, एक ये है और एक ये। तो इसकी लेंथ को हम क्या बोल देंगे कि एक ए है और एक बी है। तो ये ए हो जाएगी और ये आपकी डी हो जाएगी। तो इसके अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, एल प्लस एल, और हाइट की जगह हम एच ही रख रहे हैं। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, एरिया इज इक्वल टू 1/2, एल प्लस एल आपका 2L होता है मल्टीप्लाई बाय हाइट, 2 से 2 कैंसिल। तो एरिया का फॉर्मूला क्या बना, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, एरिया इज इक्वल टू LH। तो ये हमारा फॉर्मूला है एरिया का, किसका, रोम्बस का। अगेन वही बात फिर से बोलूंगा, या 90 डिग्री की नेबरिंग साइड्स, एक ये 90 डिग्री है, इसकी नेबरिंग साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो एरिया के लिए, यानी एक ये एच को और एक ये एल को। अब देखो, हमने 4 शेप्स किए, हमने किया स्क्वायर किया, ठीक है, हमने रेक्टेंगल किया, हमने पैरेललोग्राम किया, हमने रोम्बस किया। रोम्बस आपका स्क्वायर की टिल्टेड शेप है, पैरेललोग्राम आपका रेक्टेंगल की टिल्टेड शेप है। जो प्रॉपर्टीज हमारी रेक्टेंगल की हैं वही प्रॉपर्टीज हमारी पैरेललोग्राम की हैं, जो प्रॉपर्टीज हमारी स्क्वायर की हैं वही प्रॉपर्टीज हमारी रोम्बस की हैं। बस फर्क ये है, रोम्बस के कॉर्नर्स में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। अच्छा, अगर अब तुम नोट करो कि ये चारों शेप्स, इन चारों शेप्स का एरिया का फॉर्मूला सेम है। स्क्वायर का क्या था, एल स्क्वायर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी 90 डिग्री की नेबरिंग साइड्स। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं, 90 डिग्री की नेबरिंग साइड्स। फिर पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है, LH, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी ये 90 डिग्री की नेबरिंग साइड्स। इसमें बेस को नहीं कर देना, जो साइड टिल्ट हुई हुई है उसको नहीं करना, ठीक है। और इसी तरह रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय H, LH, और मतलब क्या है, 90 डिग्री की नेबरिंग साइड्स। तो ये चारों साइड के तुम्हें अलग अलग, चारों शेप्स के अलग अलग एरिया के फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा तुमने 90 डिग्री आइडेंटिफाई करना है और उसकी नेबरिंग साइड्स को मल्टीप्लाई कर देना है, तो तुम्हारे पास इसका एरिया आ जाएगा। अब एक जो हमारे पास एक्सेप्शन आती है, वो आती है ट्रिपीजियम की। और ये यूनिवर्सल फॉर्मूला करवाने का तुम लोग को रीजन ही ये था कि हम लोग ना ये 4 शेप्स में बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं, हम लोग इनके आसान वाले फॉर्मूले याद कर लेते हैं। इसी वजह से ये यूनिवर्सल फॉर्मूले के थ्रू मैं तुम लोगों को कराया कि ये शेप्स भी बेसिकली इन्हीं फॉर्मूले से बने, लेकिन एट द एंड वो रिड्यूस होके इस तरह के बन जाते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं आखिरी शेप पे, ट्रिपीजियम पे। यह ट्रिपीजियम हमारा ऐसा शेप है जिसको हम बोलते हैं कि इसकी ना कोई फिक्स शेप नहीं है, इसकी बस एक कंडीशन पूरी हो, वो ये कि 4 साइडेड शेप हो आपका, ठीक है, और उसमें एटलीस्ट एक पेयर हो आपका पैरेलल लाइन का, तो वो आपका शेप ट्रिपीजियम बन जाता है। अब देखो, ये एक एग्जांपल मैं तुम लोग के सामने बनाई है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है, और 4 साइडेड का शेप है, तो ये हम इसको क्या कह सकते हैं, ट्रिपीजियम कह सकते हैं। फिर एक दूसरी एग्जांपल मैंने तुम लोग के सामने ये बनाई है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों पैरेलल है और 4 साइडेड का शेप है, तो हम इसको भी ट्रिपीजियम कह सकते हैं। फिर एक एग्जांपल मैंने तुम लोग के सामने ये बनाई है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, तो हम इसको भी ट्रेपीजियम कह सकते हैं। ट्रेपीजियम का कोई फिक्स शेप नहीं है, ठीक है, ट्रेपीजियम का कोई फिक्स शेप नहीं है, बस एक कंडीशन उसकी पूरी होनी चाहिए, क्या, कि उसमें एटलीस्ट एक पेयर हो पैरेलल लाइन का। अब जो हमने वो ऊपर यूनिवर्सल फॉर्मूला पढ़ा है ना एरिया का, उसको जरा यहाँ पे लगाते हैं। हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है एरिया का, एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय हाइट। अच्छा जी, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी की जगह क्या रखें। अब ट्रेपीजियम की खड़ी खासियत है, ट्रेपीजियम में ना आपकी जो पैरेलल साइड्स होंगी इनकी लेंथ कभी इक्वल नहीं होती, इसी वजह से मैंने एक लेंथ को रेफर किया ए से, एक लेंथ को रेफर किया बी से। तो इन शॉर्ट हम इसको ना सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये ए प्लस बी ही रहेगा, ठीक है। अब हाइट क्या होगी, अब हाइट हम तीनों शेप्स में आइडेंटिफाई करेंगे, जरा पहले शेप में आ जाओ, फिर हम जरा फॉर्मूले पे आते हैं। पहले वाले शेप में हाइट क्या है, ये वाली हाइट है,
ये वाली हाइट है या क्या हाइट है? हाइट की डेफिनेशन याद रखना। हाइट की डेफिनेशन क्या है? 90 डिग्री डिस्टेंस दो पैरेलल लाइन के बीच में। तो यहाँ पे तो 90 डिग्री बन ही नहीं रहा ना, तो हम हाइट तो ऐसे बोल ही नहीं सकते। यानी यहाँ पे लाजमी एक लाइन मेरी इस तरह की आएगी और वो ये 90 डिग्री बनाएगी। अब देखो, ये आपकी एक पैरेलल लाइन, ये आपकी एक पैरेलल लाइन। दो पैरेलल लाइन के बीच में 90 डिग्री के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं। तो ये वाली लाइन हमारी हाइट होगी। ठीक है, तो इसका आपका फॉर्मूला बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय हाइट। और बेसिकली हम इसको और ना सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है ना हमारा एरिया निकालने का, वही पूरा का पूरा फॉर्मूला आपका बन जाता है ट्रिपीजियम का। क्योंकि यार इसमें सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। ए प्लस बी कर नहीं सकते हम, सीधी बात है। एक दोनों डिफरेंट वेरिएबल है। और हाइट को हम मल्टीप्लाई करके क्या ही कर लें, फायदा नहीं है। सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब मैं हाइट को मल्टीप्लाई कर दूं ए से, हाइट को मल्टीप्लाई कर दूं बी से, लेकिन वो फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तुम लोग के लिए। तो यही जो हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला है, यही हमारा ट्रिपीजियम का फॉर्मूला होता है। और मजे की बात, ट्रिपीजियम आपके सारे शेप को भी कह सकते हैं। पता है, आपका रोम्बस, इसमें एक पेयर ये बन जाते हैं और दूसरा पेयर पैरेलल लाइन का जैसे ही बनता है तो ये आपका रोम्बस में आ जाता है। बस शर्त ये सारी आपकी साइड जो है ना, वो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। इसी तरह ट्रिपीजियम में एक पैरेलल लाइन का पेयर ये बन रहा है, जैसे ही दूसरा पेयर बना और ऑपोजिट लाइंस इक्वल हुई, ये आपकी क्या बन गई? एक लेंथ को नाम, एक को नाम दे दिया लेंथ का, एक को नाम दे दिया बी का। इसी तरह रेक्टेंगल में आपकी एक ये लाइन गई, ये लाइन गई, दोनों पैरेलल है। ये लाइन गई, ये लाइन गई, दोनों पैरेलल है। ऑपोजिट लाइंस इक्वल थी तो हमने ट्रिपीजियम की जगह नाम इसको दे दिया रेक्टेंगल का। और यही केस ऊपर स्क्वायर के साथ भी है। तो ये होता है हमारा ट्रिपीजियम। अब आ जाओ इस तरह में, होता क्या है, ट्रिपीजियम को ना एग्जामिनर उल्टा सीधा करके दे देता है, तो हमें समझ नहीं आती चल क्या रहा है, शेप कौन सा है। जरा इधर आओ यार, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ये है, एक पैरेलल लाइन ये है। इनका जाहिर सी बात है शेप दोनों के डिफरेंट होंगे, इस पे कोई डिबेट नहीं है। अब हमने बताना है इसमें हाइट कौन सी है। हाइट हमारी ए वाली है या बी? क्योंकि एक बात तो मुझे पता है कि यहाँ पे 90 का लाजमी, तो कौन सी हाइट होगी? ए की होगी या बी की होगी? अब देखो, ये आपकी एक लेंथ है, ये आपकी एक लेंथ है, दोनों डिफरेंट है लेकिन क्या है? पैरेलल है। दोनों लाइन पैरेलल होने का क्या मतलब है? कि इसके बीच वाला डिस्टेंस जो होता है ना, वो हाइट होती है। यहाँ पे ये ए या ये भी हाइट नहीं होगी। ऑल्दो ये 90 डिग्री की नेबरिंग साइड है, मैंने पहली दफा जब पढ़ाना शुरू किया मैंने क्या बोला था, हाइट होती है आपकी 90 डिग्री की साथ वाली साइड। तो 90 डिग्री के साथ ही तो है ये साइड, हम इनको हाइट बोल सकते थे। लेकिन हाइट भी एक और कॉम्प्लिकेशन आती है, क्या? कि दो पैरेलल लाइन के बीच वाली साइड को हम क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं। तो ये जो नीचे हाइट साइड लाई कर रही है ना, ये जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट की है, ये आपकी हाइट है। तो इसका फॉर्मूला अगेन वही वाला होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। इधर आ जाओ, आखिरी एग्जांपल पे ट्रिपीजियम की। एक साइड है ए, एक साइड है बी, दोनों डिफरेंट लेंथ्स हैं लेकिन पैरेलल है। हाइट कौन सी होगी? ये वाली होगी या ये वाली होगी? अभी हम नहीं बता सकते क्योंकि इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। लेकिन अगर मैं यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना दूं, तो हाइट की डेफिनेशन क्या है? दो पैरेलल लाइन हो और उसके बीच में एक लाइन ऐसी जा रही हो जो 90 डिग्री का डिस्टेंस बना दी, तो ये आपकी कौन सी लेंथ हो जाती है? ये आपकी हाइट हो जाती है। तो ये ग्रीन वाली आपकी हाइट है। फॉर्मूला इसका वही वाला बनेगा जो इधर बन रहा है। ठीक है, अब इसके बात करते हैं किसकी? पेरीमीटर की। पेरीमीटर यार देख लो आसान है। अगर ये साइड ए है, ये साइड बी है, और बाकी की दो साइडों पे हमने नाम नहीं लिखे हुए, लेकिन इसको नाम देते हैं, एक को सी दे देते हैं, एक को डी दे देते हैं। इधर एक को सी दे देते हैं और इधर एक को सी दे देते हैं। तो बेसिकली बाहर वाली जितनी भी साइड है ना, ये बाहर जितनी भी साइड है, ये इन सबको प्लस कर दो। मैं इस वाली डायग्राम का यहाँ पे फॉर्मूला तुम लोग को एग्जांपल लिख के दिखा रहा हूँ। डायग्राम 1, अगर इसमें हमने पेरीमीटर निकालना होता, तो एक साइड आ रही है ए, सॉरी, पेरीमीटर इज इक्वल टू, एक साइड आ रही है ए, एक साइड आ रही है बी, एक साइड आ रही है सी, एक साइड आ रही है डी। इसी तरह डायग्राम 2 में अगर हमने पेरीमीटर निकालना है, तो एक साइड आ रही है ए, एक आ रही है बी, एक आ रही है सी,
और एक आ रही है एच। एक ए ये आई, एक बी ये आई, ये सी आई, और ये वाली हाइट हमारी बन गई थी क्योंकि वो 90 डिग्री का डिस्टेंस था। और इसी तरह थर्ड डायग्राम में भी एक साइड ए है, एक साइड बी है, एक साइड सी है, और एक साइड एच है। तो ये सेम फॉर्मूला उसका बनेगा। पॉइंट ये है कि फॉर्मूले याद नहीं करने, फॉर्मूले तुम लोगों ने खुद बनाने हैं पेपर में। ठीक है। तो ये थे हमारे सारे क्वाड्रिलेटरल जो कॉमनली टेस्ट होते हैं, उनके एरिया के फॉर्मूले और उनके पेरीमीटर निकालने के तरीके। ठीक है। अच्छा जी, चलो यार आगे आ जाओ। अब हमने ना कुछ क्वेश्चंस देखने हैं। क्वेश्चंस ये नहीं है कि बहुत मुश्किल है या कुछ इस तरह का है। बेसिक क्वेश्चन है सिर्फ इस वजह से कि हमारे इस पे थोड़ा एक ग्रिप बैठ जाए कि फॉर्मूले यूज किस तरह हो रहा है। तो हमने हर डायग्राम के लिए हमने एरिया बताना है और हमने पेरीमीटर बताना है, क्योंकि दो चीज़ अभी हमने सीखी है ना। तो हम लोग एरिया बताएंगे और पेरीमीटर बताएंगे। तो सबसे पहले देखो ये बार्स बने हुए हैं। बार्स का क्या मतलब है कि ये हमारा शेप कौन सा है, स्क्वायर है, और इसकी सारी साइडें इक्वल है। तो एरिया निकालना आसान होता है। स्क्वायर का एरिया हम कैसे निकालते हैं? हम लोग सीधा एल मल्टीप्लाई बाय एल कर देते हैं, यानी एल स्क्वायर कर देते हैं। तो लेंथ कितनी है हमारी? 4 है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 60। और सेंटीमीटर में यूनिट गिवन था, तो एरिया में क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका एरिया आ गया। ठीक है। फिर पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकलेगा? पेरीमीटर के लिए हम इसको सारी साइड्स को प्लस कर देंगे। तो पेरीमीटर में देखो स्क्वायर की सारी साइडें इक्वल होती हैं, यानी ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, और ये भी 4 होगी। तो पेरीमीटर के लिए हम लोग क्या करेंगे? सीधा सीधा 4 + 4 +4 + 4 कर देंगे। तो 4 + 4 8 होता है, 8 + 4 12 होता है, 12 + 4 आपका 16 होता है। पेरीमीटर के साथ हमारा यूनिट आता है लेंथ में, यानी सेंटीमीटर में। तो ये हमारा इसका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। यहाँ पे 32 हमें क्यों गिवन था? कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि 32 हमारा यहाँ पे कहीं भी यूज नहीं हुआ। पेरीमीटर के लिए हम लोग क्या देखते हैं? आउटर साइड्स। और एरिया के लिए हम लोग क्या देखते हैं? 90 डिग्री की नेबरिंग साइड्स। ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाओ। ये हमारा शेप रेक्टेंगल लग रहा है, क्योंकि देखो इसमें ऑपोजिट लेंथ पे डबल बार डले हुए हैं, यानी ये ऑपोजिट लेंथ इक्वल है। और इस ऑपोजिट लेंथ पे सिंगल बार डला हुआ है, यानी अगर ये 8 है तो ये ऊपर वाली भी कितनी होगी? ऊपर वाली भी 8 होगी। और अगर ये राइट साइड वाली 4 है तो ये लेफ्ट साइड वाली भी कितनी होगी? 4 होगी। एरिया निकालना है सबसे पहले, तो एरिया निकालते हैं इसका। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है? 90 डिग्री की नेबरिंग साइड्स को ऐड कर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 90 डिग्री साइड कोने पे बना हुआ होता है। ठीक है। इसकी नेबरिंग साइड्स क्या है? ये है और ये है। तो हम लोग इसको ये बोल सकते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय एच बोल लो या ब्रेथ बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, विड्थ बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 8 × 4, 8 4 सा कितना होता है? 32। 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर के लिए आउटर सारी साइड्स को प्लस कर दोगे। तो एक साइड बाहर आ रही है 8, इसी तरह की एक और 8 है, फिर एक आ रही है 4, और इसी तरह एक और है 4। तो 8 + 8 आपका होता है 16, 4 + 4 आपका होता है 8, तो 16 + 8 आपका होता है 24 सेंटीमीटर। ये हमारा इसका पेरीमीटर आ गया। अगेन ये टिक क्यों दिया हुआ है? कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि ये हमारा कहीं भी यूज नहीं हुआ। आगे आ जाओ। यहाँ पे हमें एक शेप दिया हुआ है जिसपे ये 4 बार्स डले हुए हैं, यानी चारों लेंथ इक्वल है। थोड़ा सा टिल्टेड शेप है, तो ये हमारा क्या बन जाता है? ये रोम्बस बन जाता है। यार रोम्बस में हमारे पास अंदर तो 90 डिग्री नहीं होता, तो इसने हमें बाहर बना के दिया हुआ है 90 डिग्री। और हमें ये बात पता है कि हमारी ये साइड और ये साइड पैरेलल होती है। और अगर ये साइड और ये साइड पैरेलल है तो इसके बीच वाली जो लाइन बना रही है 90 डिग्री की, ये कितना होगी? ये आपकी हाइट होगी। तो ये 4 आपकी क्या है? हाइट है। और ये 3 जो लेंथ दी हुई है हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की दी हुई है। अब ये 3 हम क्या करें? हमने ये चीज सीखी है कि 90 डिग्री नेबरिंग साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ये 3 तो शेप के बाहर है ना, ये 3 तो शेप के बाहर है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आएगा कि 4 भी तो शेप के बाहर है। लेकिन मुझे ये बताओ, ये इधर 4 है, आगे अगर मैं इसको पुश कर दूं इधर भी तो 4 ही रहेगी, यहाँ पे पुश कर दूं इधर भी तो 4 ही रहेगी। लेकिन ये 3 तो टोटली शेप के बाहर है, मतलब ये तो यूज ही नहीं करनी है हमें। हमने शेप के अंदर रहना है। मतलब हमें एटलीस्ट इसमें से एक लेंथ तो पता हो कोई, वो तो पता ही नहीं है। तो मुझे बताओ
हमने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ा है। ये आपका एक 90 डिग्री का ट्राइंगल है जिसमें दो साइड्स गिवन है, तो किसी साइड ढूंढ सकते हैं। 90 डिग्री के हिसाब से इसके सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम का, एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 90 डिग्री की नेबरिंग साइड्स को हम किससे रेफर करते हैं, ए से और बी से। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अननोन है, इसको एक्स नाम दे देते हैं। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अननोन है इज इक्वल टू ए की वैल्यू है आपकी 3 का स्क्वायर, बी की वैल्यू है आपकी 4 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर होता है 9, 4 स्क्वायर होता है 16। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 होता है 25। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, आपका आंसर आ जाता है इसका 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 5। और हमें पता है ये साइड अगर 5 है तो उसकी सारी कितनी होगी, साइड्स 5 होंगी। और हम अगर अब निकालना है एरिया का, तो एरिया कैसे निकलेगा यार, 90 डिग्री की नेबरिंग साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो। एक तो हमारे पास ये आ गई हाइट, और बेस हमारी कौन सी होगी, शेप के अंदर वाली, तो वो कितनी है, वो भी आपकी 5 है। तो एरिया अगर निकालना है इसका, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ कितनी है 5, हाइट कितनी है 4 है। तो एरिया का आपके पास आंसर आ जाएगा 5 4 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आसान चीज थी। आगे आ जाओ, पेरीमीटर। अब मुझे बताओ पेरीमीटर में हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर में हम बोलते हैं कि बाहर वाली सारी साइड्स को प्लस कर दो। इस लॉजिक के हिसाब से ये 4 भी हमारा बाहर है, ये 3 भी हमारा बाहर है, और ये 5 अंदर है। तो पेरीमीटर में हम क्या ये करेंगे, ये 5 ये 5 ये 5, तो 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 3 18, और 18 प्लस 4 22, ये करेंगे क्योंकि ये सारी साइड्स तो बाहर है ना। लेकिन नहीं यार, ये ना डॉटेड लाइंस है, मतलब एक्चुअल में हमारा इस डॉटेड लाइन से कोई काम नहीं, ये सिर्फ एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए दिए। तुमने पेरीमीटर ढूंढना है इस रोम्बस का, ठीक है। अगर तो ये सॉलिड लाइन होती ना, अगर ये सॉलिड लाइन होती तो फिर जो अभी हमने 22 वहां से निकाला वो सही आता। लेकिन ये तो डॉटेड लाइन है ना, डॉटेड लाइन तो सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दी हुई होती है। तो हम सॉलिड लाइन के सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे, तो इसकी सारी लेंथ जो है वो किसके बराबर है, 5 के। तो पेरीमीटर अगर इसका निकालना है तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, तो पेरीमीटर का इसका आंसर आ जाएगा 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 10 इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था हमारा रोम्बस। आगे आ जाओ। अब ये शेप मुझे कुछ लग रहा है पैरेललोग्राम की तरह, क्योंकि ऑपोजिट साइड पे एक पे डबल बार डाला हुआ है, यानी अगर ये 5 है तो ये भी कितनी होगी, ये भी 5 होगी। और अगर ये वाली 8 है तो ये भी कितनी होगी, 8, क्योंकि इन पे सिंगल बार डले हुए हैं। अच्छा जी, पहले एरिया ढूंढना है। एरिया ढूंढने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होती हैं 90 डिग्री की नेबरिंग साइड्स। अब 90 डिग्री की एक नेबरिंग साइड तो गिवन है 4, और दूसरी गिवन है 3। क्या इस 3 को या इस 4 को यूज करेंगे या नहीं, अभी हमें ये नहीं पता कि हमारी इसमें से हाइट कौन सी है, ऐसे ही। तो हम हाइट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कि अगर हमारी दो पैरेलल लाइन हो, उसके बीच वाले 90 डिग्री के डिस्टेंस को हाइट कहते हैं। तो एक पैरेलल लाइन ये है, एक पैरेलल लाइन ये है, क्या इसके बीच में ये 90 डिग्री का आ रही है, नहीं, तो ये तो हमारी हाइट नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि ये तो इन दोनों 90 डिग्री के बीच में नहीं आ रही ना। अगर वो यहाँ पे आ रही होती, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही होती, तो हम ये वाली यूज करते हैं। लेकिन ये 3 तो हमारे काम की है ही नहीं। लेकिन अगर हम ये वाली पैरेलल लाइन लें, ये और ये, तो फिर देखो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये 90 डिग्री वाली लाइन आ रही है, और ये किसके बराबर है, 4 के। तो ये 4 तो हमें पता चल गया ये हमारी हाइट है। अब बेस कौन सी लें, ये 5 लें, ये 3 लें, कौन सी लें। हमारा होता क्या है, 90 डिग्री की नेबरिंग साइड्स। तो यार ये 3 तो यूजलेस था क्योंकि शेप ही बाहर है, हमें तो ये वाली लेंथ चाहिए ना, क्योंकि 90 डिग्री ये बन रहा है, और इसकी नेबरिंग साइड एक ये 4 है, और ये वाली हमें मालूम नहीं है। नहीं बल्कि मालूम है ना यार, मालूम है हमें 8 है। तो हम लोग यहाँ पे यूज क्या करेंगे, ये हमारी फॉर्मूला का बनेगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ का फॉर्मूला आपका कितना आएगा, लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी 8। क्या वजह, क्योंकि 90 डिग्री, इसकी नेबरिंग साइड एक 8 है और एक 4 है।
तो 8 मल्टीप्लाई बाय हाइट की वैल्यू 4, 8 4 सा कितना होता है 32, यूनिट हमारा सेंटीमीटर के गिवन है, तो एरिया में लग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, अब निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है, बाहर वाली सारी साइडों को प्लस कर दो। तो अब मुझे बताओ, एक साइड, दो साइड, तीन साइड और ये चार साइड, ये चार साइडें बाहर है, क्या इस 5 को इग्नोर कर देंगे? इस 5 को इग्नोर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये आपकी डॉटेड लाइन है, ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। हमने निकालना है इस पैरेललोग्राम का पेरीमीटर। तो इसमें दो साइड आ रही हैं, एक 8 और एक 5 और 5। तो पेरीमीटर अगर निकालना है तो 8 + 8 + 5 + 5। 8 + 8 कितना होता है 16 होता है, 5 + 5 कितना होता है 10 होता है, 16 + 10 कितना होता है 26 सेंटीमीटर, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक केस में अगर यही डायग्राम में हमारी ये ग्रीन से, चलो मैंने अज्यूम कर लिया कि अब ये हमारी सारी सॉलिड लाइंस है, तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालते? देखो, एक बाउंड्री लाइन ये 8 थी, एक ये बाउंड्री लाइन 5 थी, फिर एक ये बाउंड्री लाइन 8 + 3 थी, तो 8 + 3 कितना होता है 8 + 3 11 होता है, और एक साइड ये 4 थी। तो फिर पेरीमीटर्स का क्या बनता? 8 + 5 कितना होता है 8 9 10 13, 13 + 4 17, 17 + 11 28 आता है इसका पेरीमीटर, अगर ये हमारी बाहर वाली सॉलिड लाइंस होती। लेकिन क्योंकि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ किसका पेरीमीटर निकालना है, पैरेललोग्राम का, तो हमने बाहर वाली साइड्स को इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ आगे, एक मिनट रुको। अच्छा जी यार, जरा इधर आओ। ये ना अजीब सा ही शेप है, हमने इस तरह का कोई शेप नहीं पढ़ा अब तक। लेकिन अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो यहाँ पे कुछ बार्स हैं, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। चार बार्स हैं हमारे पास, और चार बार का क्या मतलब होता है कि अगर ये लेंथ 4 है तो ये लेंथ भी 4 होगी, ये लेंथ भी 4 होगी, और ये लेंथ भी 4 होगी। ठीक है, और ये आपका कौन सा शेप बन जाता है, ये आपका स्क्वायर बन जाता है। तो ये एक शेप स्क्वायर है। अच्छा ठीक है, फिर मुझे यहाँ पे एरो कीज भी दिख रही हैं, इस लाइन पे और इस लाइन पे, यानी ये आपकी एक पैरेलल लाइन है और ये आपकी एक पैरेलल लाइन है। जब भी एक पैरेलल लाइन का पेयर बन जाए 4 साइडेड शेप में, अभी मैं सिर्फ इस शेप को अज्यूम कर रहा हूँ, इस वाले शेप को, तो ये आपका कौन सा शेप बनता है, ये आपका बनता है पैरेललोग्राम, सॉरी ट्रेपीजियम। तो ये हमारे पता है दो शेप्स को जोड़ा हुआ है, एक स्क्वायर है और एक ट्रेपीजियम है। हमने ट्रेपीजियम का निकालना है एरिया और पेरीमीटर। ये लाइन हमारी शेडेड है ना, ये वाला एरिया शेडेड है, तो हमने ट्रेपीजियम का एरिया और पेरीमीटर निकालना है। यार फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपीजियम का? फॉर्मूला तो हमें पूरा पूरा लिखना पड़ता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय हाइट। सबसे पहले ए बी और एच की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ए और बी हमारी पैरेलल लाइन का सम होता है, तो पैरेलल लाइन एक ये थी और एक ये थी, यानी 4 और 8। 8 हमारी हो जाएगी ए, 4 हो जाएगी हमारी बी, तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 + 4 मल्टीप्लाई बाय हाइट की वैल्यू क्या आएगी? यार हमारा शेप ये था ना, ये हमारा शेप था, तो हाइट इसमें से कौन सी होगी, 8 होगी 4 होगी, या ये वाली होगी या ये वाली होगी? इसमें से कौन सी आएगी? देखो, अगर अभी हम अज्यूम करें कि ये स्क्वायर हमारा अब नहीं है, ठीक है, ये स्क्वायर अब हमारा नहीं है, तो ये हमारा ट्रिपीजियम प्योरली आ गया, और यहाँ पे आपकी एक पैरेलल लाइन ये है, एक पैरेलल लाइन ये है, और हमें एक बात पता है कि ये स्क्वायर के कॉर्नर्स किसके बराबर होते हैं 90 डिग्री के, तो ये भी कितने के बराबर होंगे 90 डिग्री के। तो ये हमारा 90 डिग्री का डिस्टेंस आ गया, दो पैरेलल लाइन ये थी और ये वाली लाइन आपकी 90 डिग्री का डिस्टेंस है, तो ये वाली जो साइड है ना, ये हाइट की है, लेकिन ये तो गिवन ही नहीं है। नीचे हमें 16 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और उसमें से हमें पता है कि ये वाली लाइन जो है ना, ये 4 है, तो अगर ये वाली निकालनी है तो हम 16 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 16 - 4 कितना होता है, ये आपका
12 होता है। ये हाइट की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई बाय 12। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो एरिया आपका आया 8 + 4 कितना होता है? 8 + 4 आपका आता है 12 ही आता है मेरे ख्याल से। 12 मल्टीप्लाई बाय 6, और 12 6 जा का आंसर क्या आता है? 12 5 जा 60 होता है, और 6 जा 72 होता है। तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ट्रेपीजियम का फॉर्मूला एरिया का आ गया आंसर। अब ट्रेपीजियम का ही हमने वो निकालना है, बल्कि चलो ट्रेपीजियम छोड़ो, पूरे शेप का हमने निकालना है। इधर आ जाओ यार। अब इस शेप में बाउंड्री लाइन कौन कौन सी है? एक ये 8 है, हम्म, एक ये वाली लेंथ है पूरी 16, एक ये वाली लेंथ है 4, एक ये वाली लेंथ है 4, और एक ये लेंथ है। हमें इसमें ये वाली लेंथ गिवन है 4, ये वाली लेंथ गिवन है 4, ये वाली लेंथ गिवन है 16, ये वाली लेंथ गिवन है 8, ये वाली लेंथ नहीं गिवन। अब वापस आ जाओ यहाँ पे, पहले जो हमें चीजें मालूम है वो लिख लेते हैं। पेरीमीटर में एक लेंथ आई 8, एक लेंथ आई आपके पास 12, सॉरी 16, एक लेंथ आई आपके पास 4, एक लेंथ आई आपके पास 4, और एक अननोन है, इसको मैं यू से रेफर कर रहा हूँ अभी, ये वाली अननोन है। तो ये 8 लिख ली, ये 16 लिख ली, ये 4 लिख ली, और ये 4 लिख ली। क्या ये वाली लेंथ मालूम नहीं है? ये लेंथ कैसे आएगी? तो मुझे बताओ कि यहाँ ये वाली पूरी लेंथ किसके बराबर है? 8 के। और ये वाली पूरी लेंथ किसके बराबर है? 4 के। अगर हम 4 से आगे आ जाए, 4 से अगर आगे आ जाए, तो यहाँ पे अगर ये 4 है तो यहाँ पे आगे भी तो 4 ही होगा। तो अगर ये पूरी लेंथ 8 है, 8 में से अगर मैं 4 हटा दूं, तो ये ऊपर जो लेंथ है हमारी, ये जो अब मैंने हाईलाइट की है, ये वाली कितनी होगी? ये 4 होगी। अच्छा जी, यार अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 12 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी? यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ भी 12 होगी। तो ये हमारे पास 12 आ गई। अच्छा जी, हमने एक बात की थी कि ट्रेपीजियम में, ये आपका ट्रेपीजियम है और ये आपकी पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन में अगर ये 90 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा? ये भी आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये एंगल प्रॉपर्टी याद है ना, सी रूल। और फिर अगर ये 90 डिग्री है तो इसके ऊपर भी कितना होगा? 90 डिग्री, एफ रूल। ये आपकी पैरेलल लाइन है, और ये आपके, ये पैरेलल, सॉरी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो गई, और ये लाइन इसको कट कर रही है, तो ये आपका एफ रूल बन जाता है। ये आपके ट्रायंगल बन गए। ये ट्रायंगल में आपके पास दो साइड ये मैंने, तीसरी साइड ढूंढनी है। ये वाली साइड हम किस तरह ढूंढेंगे? ये वाली साइड हम ढूंढेंगे पाइथागोरस के रूल। अब ये वाली साइड मैं इसकी वर्किंग नहीं दिखा रहा हूँ पूरी करके, मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। तो 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और दिस, तो इसका आंसर आपके पास आता है 12.650 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसकी लेंथ आ गई। अब यहाँ पे यू की जगह हम लोग इसकी वैल्यू लिख लेंगे कितनी? 12.650। पेरीमीटर निकालने का सबकी वैल्यू प्लस कर लो। 8 + 16 + 4 + 4, ये आपका आता है 32, प्लस 12.650। तो ये आपका आंसर आता है 44.65 सेंटीमीटर। देखो इस तरह पेरीमीटर से हम काम करते हैं, नई नहीं हमेशा एक ही शेप है, वो आपको दो शेप, तीन शेप, या बिल्कुल ही अलग सा रैंडम सा शेप दे सकते हैं। पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि पेरीमीटर क्या है? बाउंड्री लाइन है आपकी। हमने यहाँ पे ये 4 क्यों यूज नहीं की? क्योंकि ये 4 हमारी अंदर आ गई। हमने ये 12 क्यों यूज नहीं की? क्योंकि ये 12 हमारी अंदर आ गई थी। और पेरीमीटर हमारा क्या होता है? बाहर का पूरा ये शेप। तो ये हमारा, अगर हम अंदर वाला छुपा दें अभी, तो एक लेंथ थी 4, एक लेंथ थी 16, एक थी 8, एक थी 4, सॉरी अब ये 8 दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी, तो ये 8 आपकी बेसिकली 4 रह गई होगी नीचे वाली। तो ये 4, ये 4, और ये हमने पाइथागोरस के थ्रू निकाली 12.650, और ये थी 4। तो ये हमारा आ गया इसका पेरीमीटर। ट्रेन करना है अपने आप को रिवर्स वर्किंग के लिए, कि कभी कभी ना वो आपको अगर एरिया की बात कर रहा है तो एरिया निकाल के दे देगा, पेरीमीटर की बात करें पेरीमीटर निकाल के दे देगा, और बोलेगा इससे पीछे की साइड जाओ। तो आज जरा इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द अननोन वैल्यूज इन द फॉलोइंग फिगर्स।
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे हमारे पास साइड ही नहीं गिवन, शेप स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पे 4 बार बने हुए हैं, 4 बार से क्या मतलब है, सारी साइडें इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ लेंथ ऑफ डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर। हमारे पास डायगोनल की लेंथ दी है 6 सेंटीमीटर, और डायगोनल क्या होता है, डायगोनल ये हमारा क्रॉस वाली लाइन होती है जो स्क्वायर के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाती होती है। अच्छा जी, हमें सिर्फ एक ये इन्फॉर्मेशन दी है और हमने क्या करना है, एक ही वैल्यू निकालनी है। यार मुझे बताओ, अगर एक साइड ए है, दूसरी साइड भी ए होगी, तीसरी साइड भी ए होगी, चौथी साइड भी ए होगी, अब हम ये निकाल कैसे सकते हैं? यहाँ पे हमें एक बात पता है ऑब्वियस, कि वो कॉर्नर्स में ना हमारे 90 डिग्री होता है, और स्क्वायर शेप हमारा दो ट्रायंगल से मिलके बनता है। एक ट्रायंगल ये होता है, एक ट्रायंगल ये होता है। अगर मैं एक ट्रायंगल की बात करूं, जब मैं तुम लोगों के सामने ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, तो ये ट्रायंगल कौन सा है, 90 डिग्री का। तो हम इस पे क्या लगा सकते हैं, हम इस पे पाइथागोरस लगा सकते हैं। हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, और नेबरिंग साइड्स को क्या कहते हैं, ए और बी। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 6 स्क्वायर इक्वल टू, ए की वैल्यू नहीं गिवन तो ए स्क्वायर ही रहेगा, और बी की वैल्यू भी नहीं गिवन तो ए स्क्वायर ही रहेगा। तो 6 स्क्वायर कितना होता है, 6 स्क्वायर आपका 36 होता है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका बन जाता है 2a स्क्वायर। 2 यहाँ पे ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो 2 1 जा 2, 2 18 जा 36, तो आपका एंड में बचा 18 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हमने किसकी वैल्यू निकाली है, ए की, तो हम इस पे क्या कर देंगे, अंडर रूट, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ए की वैल्यू आपकी आई अंडर रूट 18। इसको हम चाहें तो कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगेन अभी हमारा मेन काम ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, हमारा मेन काम है कॉन्सेप्ट समझना। तो हमारी ये साइड जो है ना ए की, इनका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 18। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ एरिया इज 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने देखा कि अगर डायगोनल हमारा 6 सेंटीमीटर हो तो ए की वैल्यू क्या आएगी। अगले पार्ट में हमें कह रहा है कि 49 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर आपका एरिया गिवन हो तो ए की क्या वैल्यू आएगी। तो देखो अब ये और ये अंडर रूट 18 भी हटा दो, हमारे पास एरिया गिवन है। एरिया कितना है, एरिया हमारे पास कुछ भी गिवन है, हमें ये पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का एल स्क्वायर। एरिया की जगह एरिया की वैल्यू पुट कर दो, तो एरिया की जगह 49 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करोगे, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, एल इज इक्वल टू अंडर रूट 49, और इसका आंसर आ जाता है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब देखो ये हमारे पास बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, सीधा सीधा हमने पहला देखा कि अगर हमारे पास डायगोनल की वैल्यू से थी कि डायगोनल की वैल्यू कितनी है 6, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, उससे हमारी ए की वैल्यू आई अंडर रूट 18। अच्छा पता है यहाँ पे ना वो एक और चीज बोल सकता था, तुमने साइड निकाल ली ना, अब वो बोलता है एरिया भी बता दो। एरिया क्या आता, तो एरिया का फॉर्मूला हमें पता है ना, एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर। एल की जगह हम अंडर रूट 18 रखते हैं, और बाहर आपका स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एरिया आपका आ जाता है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पार्ट पहले वाले उसमें भी पूछ सकता था, और दूसरे में हमने उससे सीधा सीधा एरिया बता दिया, तो हमने एरिया का फॉर्मूला रखा और इस चीज को उसकी वैल्यू निकाल ली। अच्छा जी, तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन। अब देखो, अच्छा एक चीज याद रखना, अभी ना हम हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो जरूरी नहीं है कि जो भी हमने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा शुरू वाला, ये सिर्फ स्क्वायर के साथ ही है, ये दूसरे शेप्स के साथ भी आ सकते हैं। मेन चीज है हमारी कॉन्सेप्ट सीखना कि किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सेकंड पे आ जाओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इफ पेरीमीटर इज 22 सेंटीमीटर। शेप कौन सा है, डबल बार ये रहा, डबल बार ये रहा, यानी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, और सिंगल बार ये रहा, सिंगल बार ये रहा, यानी ये आपका रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स को प्लस कर दो, यानी अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगी, अगर ये बी है तो ये भी होगी। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला बनता है यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से 8 + 8 + b + b। तो पेरीमीटर हमें यहाँ पे गिवन है 22, पेरीमीटर की जगह रख लो 22 इज इक्वल टू 8 + 8 कितना होता है 16, b + b आपका होता है 2b।
16 को दूसरी साइड पे भेजो, तो 22 माइनस 16 इज इक्वल टू 2b। 22 माइनस 16 कितना होता है? 4 और 2 मेरे ख्याल से 6 आता है, तो 6 इज इक्वल टू 2b। 2 इधर b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो b की वैल्यू आपकी आ गई 3। तो ये आपकी ये साइड भी 3 होगी और ये साइड भी आपकी 3 होगी। ठीक है, आसान सा पार्ट था। अगले क्वेश्चन में हमें, अगले पार्ट में हमें कह रहा है एरिया ढूंढो। एरिया का फॉर्मूला हमारा बड़ा आसान होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। यानी 90 डिग्री की नेबरिंग साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो एक साइड है 3, एक साइड है 8, तो एरिया अगर हमने निकालना है तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3, और 8 चीज़ा कितना होता है? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपकी स्क्वायर के साथ भी आ सकती है, और जो हमने स्क्वायर में दो कॉन्सेप्ट पढ़े वो आपके ट्राइंगल के साथ भी आ सकता है, ये चीज़ दिमाग में रखना। आगे आ जाओ। अच्छा, हमें फिर एक शेप दिया हुआ है, ये बार डला हुआ है, ये बार, ये बार और ये बार, यानी चारों साइडें इक्वल है, तो रोम्बस शेप है। ठीक है, अच्छा एक चीज कभी खुद से अज्यूम नहीं करना जब तक क्वेश्चन में खुद मेंशन ना किया हो या डायग्राम में चीजें इस तरह की बनाई भी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक दिया हुआ है, ये हमें 5 दिया हुआ है, और ये 5 क्या है? एक साइड पैरेलल ये रही, एक साइड पैरेलल ये रही, दो पैरेलल साइड के बीच में 90 का डिस्टेंस है, तो ये हमारी 5 क्या है? ये हमारी हाइट की वैल्यू है, और एक वैल्यू हमें दी हुई है a। अच्छा जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द एरिया इज 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें एरिया दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला क्या है? रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ऐसा ही है। अच्छा, तो एरिया कितना है? 35 इज इक्वल टू, लेंथ अभी हमें नहीं पता, अभी हम उसको एक मिनट के लिए स्किप कर रहे हैं। हाइट कितनी गिवन है? 5। अच्छा, ये लेंथ, क्या ये ए है? ये चीज तुम लोगों ने देखनी है यहाँ पे। यार मुझे बताओ, हमने ये वाली हाइट ली है, और ये पैरेलल साइड है, तो हम क्या कहते हैं कि 90 डिग्री की नेबरिंग साइड्स को मल्टीप्लाई करो। तो 90 डिग्री की नेबरिंग साइड एक 5 बन रही है, और एक ये वाली साइड बन रही है जो हमें नहीं मालूम, तो उसको नाम बी दे दो। तो ये बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू नहीं है, ए नहीं लिख देना यहाँ पे। ठीक है, तो 5 यहाँ पे बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब ये क्या मजाक हुआ, ढूंढना तो हमने क्या था? हमने ए ढूंढना था, आया हमारे पास क्या है? बी आया। अब मुझे बताओ ए की वैल्यू कैसे निकालोगे? हमने बी तो ढूंढ लिया ना, ये हमारा बी था, ये हमारा बी था। मुझे यार एक चीज बताओ, ये हमारा शेप कौन सा है? ये हमारा शेप रोम्बस है, और रोम्बस में अगर हम एक साइड भी ढूंढ लें तो वो सारी साइड की तो बराबर होते हैं, यानी ये जो बी की वैल्यू यही आपकी ए की वैल्यू भी है, तो ये बी जो 7 सेंटीमीटर आया ना, यही आपका ए बी है। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। पेरीमीटर निकाल लें। पेरीमीटर यार सारी बाउंड्री लाइन को प्लस कर दो, अंदर वाला एरिया स्किप मारो, बाहर कौन कौन सी साइड आ रही है? एक ये, एक ये, एक ये, और चारों साइडें इक्वल है, और अभी हमने देखा एक साइड का आंसर क्या है? 7। पेरीमीटर के लिए हम क्या करेंगे? 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, 4 दफा ऐड कर दिया क्योंकि 4 साइड है, तो 7 प्लस 7 14 होते हैं, और 7 प्लस 7 14 होते हैं, 14 प्लस 14 आपका 28 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा जी, आगे आ जाओ, एक मिनट रुकना। आगे क्वेश्चन में शेप कौन सा है? डबल बार ये रहा, और डबल बार ये रहा, ऑपोजिट साइड इक्वल है, और सिंगल बार ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो ये हमारा शेप कौन सा है? ये हमारा शेप बन रहा है पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम में हमें एक साइड दी हुई है ए, यानी ये वाली साइड। ठीक है, यानी अगर ये वाली ए है तो ये वाली भी कितनी होगी? ये पूरी ए होगी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अच्छा, फिर ये साइड हमें 5 दी हुई है, तो ये साइड भी कितनी होगी? 5 होगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ एरिया इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की वैल्यू गिवन है, तो एरिया का फॉर्मूला सबसे पहले लिखो। रिवर्स वर्किंग में हमेशा जब भी किसी चीज की वैल्यू गिवन हो ना, उस चीज का फॉर्मूला लिख लो पहले। तो एरिया की पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट गिवन थी यहाँ पे? हाइट गिवन नहीं है, लेकिन हमारे पास बना के दी है बी। ये आपकी पैरेलल साइड, ये आपकी पैरेलल साइड, और दोनों पैरेलल साइड के बीच में 90 डिग्री का डिस्टेंस क्या होता है?
हाइट, तो एरिया की जगह एरिया की वैल्यू लिखो, 32 इज इक्वल टू, अच्छा जरा इधर आओ, मुझे बताओ कि ये साइड आपकी, ये साइड आपकी पैरेलल थी, और इन्हीं पैरेलल के हिसाब से ये हमने हाइट ली थी, तो 90 डिग्री ये बन रहा है ना, 90 डिग्री की नेबरिंग साइड, एक ए है एक बी है, यानी ना हमें लेंथ की वैल्यू गिवन है ना हमें हाइट की वैल्यू गिवन है, तो ए मल्टीप्लाई बाय बी, ये तो हम यहाँ पे फंस गए, अभी हम सॉल्व नहीं कर सकते इस चीज को। लेकिन मुझे यार एक चीज बताओ, क्या मैं यहाँ पे हाइट की वैल्यू ढूंढ सकता हूँ? मुझे बताओ, ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा जीरो के हिसाब से, ठीक है। और ये आपका कौन सा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में दो वैल्यूज गिवन है, 90 डिग्री सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, और एक नेबरिंग साइड होती है ए, दूसरी साइड होती है बी, तो यानी यहाँ पे पाइथागोरस लगा के बी की वैल्यू ढूंढ लो। ये आपकी मेरे ख्याल से आती है, मैं एक मिनट क्रॉस चेक कर लूँ, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, हाँ बी की वैल्यू आपकी आती है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक मसला हल हो गया, यहाँ पे बी की हमारी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे बी की वैल्यू हमारी 4 आ गई। अब हमारा काम आसान हो गया, ठीक है। कैसे हो गया, ए को सब्जेक्ट बना लो, 4 को दूसरी साइड पे भेज दो, तो 32 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू ए, तो 32 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आता है 8। चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, 32 डिवाइडेड बाई 4, 8 आ रहा है, तो ए की वैल्यू आ गई 8। अब देखो हमने क्या क्या ढूंढना था, यहाँ पे हमने बी की वैल्यू ढूंढनी थी, बी की वैल्यू कितनी आई 4, और हमने ए की वैल्यू ढूंढनी थी, ए की वैल्यू कितनी आई 8, तो यहाँ पे हमारा पूरा काम सॉल्व हो गया। और नूर ने आंसर सही बताया है, सर अजान इधर हो रही है अब, यार हाँ एरिया का फर्क आता है ना, तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा जी आगे आ जाओ, इस टाइप के क्वेश्चंस का आखिरी क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो पहले तो शेप थोड़ा स्टडी करते हैं। एक साइड ये है पैरेलल एरो की बनी हुई है, और एक साइड ये है पैरेलल, एक पेयर है पैरेलल साइड का, और चार साइडेड शेप है, तो बगैर किसी सवाल के कौन सा शेप हो गया हमारा, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम हो गया, ट्रेपीजियम में हमें पैरेलल साइड में एक साइड की वैल्यू दी हुई है 8, एक साइड की वैल्यू नहीं दी हुई, और दो पैरेलल साइड के बीच में जो आपकी 90 डिग्री की डिस्टेंस वाली लाइन होती है वो आपकी क्या होती है, हाइट। तो ये 4 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, इस 8 को नाम दे दो ए का, बल्कि बी का नाम दे दो, और दूसरी वाली साइड आपकी ऑलरेडी ए है। तो क्या कह रहे क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए if the area of trapezium is 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या गिवन है, एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला लिख लो। ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय हाइट, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज इनपुट करनी है। एरिया की वैल्यू क्या है, एरिया की वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन है 26 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू हमारी अननोन है, बी की वैल्यू 8 है, मल्टीप्लाई बाय हाइट की वैल्यू 4 है, तो 2 1 2, 2 2 4, ये आपका क्या रह गया 26 इज इक्वल टू ए प्लस 8 और ब्रैकेट के बाहर है 2, ये 2 इधर इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर 26 के साथ आगे क्या होगा डिवाइड, तो मैं इसको डायरेक्टली कट कर रहा हूँ, 2 1 2, 2 13 26, तो 13 इज इक्वल टू ए प्लस 8, 8 और ए आपस में ऐड हो रहे हैं, 8 को दूसरी साइड पे भेजोगे तो 13 के पास जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 13 माइनस 8 इज इक्वल टू ए, तो आपकी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह के यार देखो क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको हम बेसिकली रिवर्स वर्किंग कहते हैं। रिवर्स वर्किंग की पहचान क्या है, अगर हम 2D शेप्स की बात करें तो आपको या तो पेरीमीटर की डायरेक्ट वैल्यू दे देगा, या वो आपको एरिया की डायरेक्ट वैल्यू दे देगा, और बोलेगा कि इसके थ्रू या तो एक साइड ढूंढो या कुछ और ढूंढने को कह सकते हैं। इसका एक एक्सट्रीम केस पता है क्या हो सकता है, जैसे पता है यहाँ पे हमें एरिया गिवन था 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमने क्या निकाला इसके थ्रू, हमने वैल्यू निकाली ए की और हमने वैल्यू निकाली बी की। वो तुम्हें ये पता है क्या बोल सकता था, वो तुम्हें बोलता कि एरिया की वैल्यू ये है, एरिया इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर, मतलब ये चीज हटा देता, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो फिर तुमने खुद आइडेंटिफाई करना था कि हमें पेरीमीटर के लिए क्या क्या चाहिए होगा। तो यहाँ पे पेरीमीटर के लिए देखो, एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है और एक ये साइड है।
हमारा पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी, अगर ये 5 है तो ये भी 5 था, और ए की वैल्यू हमने निकाली, ये 8 है तो ये पूरा भी 8 होगा। तो 8 + 8 +5 + 5, तो ये काम करना होता है यहाँ पर। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल आ सकते हैं, लेकिन बात वही है कि हमें बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि रिवर्स वर्किंग को डील किस तरह करना है।